ये तो सबसे पहले सभी को जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। और गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोग स्टार्ट किए थे, कल 27 दिसंबर को, ठीक है, इतिहास स्टार्ट किए थे लुसेंट से। आज उसका दूसरा टॉपिक है। कल हम लोग पढ़े थे प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास का दो टॉपिक पढ़े थे, एक धर्म ग्रंथ और एक ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, और एक ठो और कौन, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ठीक है। दो चीज आज पढ़ेंगे हम लोग। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे विदेशी यात्रा था, यूनानी रोमन लेखक था, ठीक है। उसके बाद अरबी लेखक था और चीनी यात्री सब था, ठीक है। इसके बाद अन्य लेखक आते हैं इसमें, सभी मतलब जितना विदेशी यात्री है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें बताइएगा, सबसे पहला सवाल है आप लोग का कि वैन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? कौन थे? हाँ, आचार्य शीलभद्र, ठीक है। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। जब वैन-सांग अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र, ठीक है, आचार्य शीलभद्र। बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। बहुत अच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, बहुत अच्छा। बताइएगा, वैन-सांग किसके शासन काल में भारत आया था? नहीं, हर्षवर्धन, ठीक है। वैन-सांग हर्षवर्धन, हौ से हर्षवर्धन, हौ से वैन-सांग, ठीक है। तो कब आया था भारत? भारत आया था नहीं 629 नहीं 629 में निकला था। 630 को 629 में वो चाइना से पदयात्रा के लिए निकला, पदयात्रा करते हुए निकला, 630 में भारत पहुंच गया था, ठीक है, लगभग 1 साल के दरमियान में। और कितने वर्ष तक रहा था यहाँ पे? 15 वर्ष तक रहा, ठीक है। 15 वर्ष के बाद 645 में फिर पुनः वापस चला गया। बताइएगा, वैन-सांग की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, नहीं, वैन-सांग के यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? नहीं, CU की, ठीक है, CU की। जैसे हम लोग बोलते हैं See you again, तो बोलता है CU की, मतलब अब दोबारा नहीं। जिसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। किसमें? CU की में, ठीक है। हाँ, CU की में 138 देशों का विवरण मिलता है। अगला बताइएगा, फाह्यन किसके शासनकाल में भारत आया था? हाँ, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। फाह्यन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भारत आने से पहले, यह भारत आने वाले पहले चीनी यात्री, ठीक है। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फाह्यन। उसके बाद अगर बोले तो वैन-सांग, ठीक है। अगर उसके बाद बोले तो इत्सिंग, ठीक है। उसके बाद इत्सिंग। एक तो और है बीच में, एक तो और बीच में कौन है? तो संयुगन, ठीक है। तो संयुगन भारत कब आया था ये पता है आपको? 518 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था? 518 ईस्वी में। बताइएगा अगला, इत्सिंग भारत कब आया था? हाँ, इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में। बहुत अच्छा, 7वीं शताब्दी में, यानी कि 675 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था? 675 ईस्वी में। और वो यहाँ 10 साल तक रहा था। कितना साल तक? 10 साल तक। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। अगला बताइएगा, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस, ठीक है। हौ से हेरोडोटस, हौ से हिस्टोरिका, ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बताइएगा, टेसियस कहाँ के निवासी थे? हाँ, टेसियस ईरान के, ठीक है। वो ईरान का राजवैद्य था। कौन था? टेसियस, ठीक है। ईरान का राजवैद्य टेसियस। अगला बताइएगा, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन से हैं? नहीं, पहला हो गया निरियाकस, हाँ, निरियाकस हो गया, ठीक है। उसके बाद अनेसिक्रिटस हो गया, ठीक है। उसके बाद अरिस्टोबुलस। 3 लेखक कौन कौन? निरियाकस, ठीक है, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 यात्री किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। अगला बताइएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, क्या नाम है? मेगास्थनी, ठीक है। क्या नाम है? मेगास्थनी, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। क्या नाम है? इंडिका। अगला बताइएगा, अंतियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डेमोक्रिटस, हाँ, नहीं, डायमेकस, ठीक है। कौन आया था? डायमेकस। अंतियोकस का राजदूत कौन? डायमेकस। किसके राज दरबार में?
बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला बताइएगा, डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस किसके शासन काल में भारत आया था? हाँ, अशोक के शासन काल में, ठीक है, सम्राट अशोक के शासन काल में। क्या नाम है? डायनोसियस, ठीक है। यह जो है मिस्र नरेश टोलमी फिलडेपस का राजदूत था। किसका? फिलडेपस, हाँ, फिलडेपस, याद रखिएगा, फिलडेपस का राजदूत कौन थे? तो डायनोसियस। अगला बताइएगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। किसने लिखी है? टॉलमी ने, ठीक है। कब लिखी है? दूसरी शताब्दी में, ठीक है। भारत का भूगोल दूसरी शताब्दी में टॉलमी ने। बहुत अच्छा। बताइएगा, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने। ये कब लिखा गया है? प्रथम शताब्दी में लिखा गया। अगला बताइएगा, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखा है? इसका जानकारी तो नहीं जानते हैं, ठीक है, इसको बोलिएगा सीधे, नहीं जानते हैं। तो इसका नहीं पता है, लेखक की जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि 80 शताब्दी में आया था, ठीक है, 80 शताब्दी में आया था हिंद महासागर की यात्रा पर। अगला बताइएगा, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, जिसका अर्थ है भारत की खोज, किसने लिखा? अल बरूनी, ठीक है। क्या नाम है? अल बरूनी। किताब उल हिंद अल बरूनी, ठीक है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें सब चीज देखने को मिल जाएगा, आपको सबका जानकारी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, अल बरूनी जो है किसके शासन काल में भारत आया? हाँ, ठीक ठीक, वही हुआ, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के शासन काल में भारत आया था। कौन? अल बरूनी, ठीक है। अगला बताइएगा, रेहला, रेहला किसका लेखन है? इब्न बतूता, ठीक है, रेहला इब्न बतूता। किस भाषा में? अरबी भाषा में। रेहला अरबी भाषा में। बताइएगा, कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ किसकी रचना है? कंगयूर या तंगयूर? तो तारानाथ। किसकी है? तारानाथ ने लिखा है, ठीक है, जो एक तिब्बती लेखक थे। कौन? तारानाथ, ठीक है, तिब्बती लेखक थे। कौन? तारानाथ। अगला बताइएगा, मार्को पोलो भारत कब आया था? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1292 में, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली, ठीक है, इटली के, मतलब यूरोप के थे मार्को पोलो। हाँ, इब्न बतूता जो है वो कहाँ के थे? मोरक्को के। और ये यूरोप के थे। ये कौन? मार्को पोलो। चीन से जब घूम के जा रहा था यूरोप, तो उस टाइम थोड़ा हुलक लिया था भारत, तो उसी को लिख दिया, ठीक है। अगला बताइएगा, अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? हाँ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता या जनक, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला बताइएगा, वैदिक देवता जिसका नाम है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस लेख से प्राप्त होते हैं? किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? बोगाचकोई, ठीक है। क्या नाम है? बोगाचकोई, ठीक है, एशिया माइनर का बोगाचकोई, जो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। क्या नाम है? बोगाचकोई, ठीक है, जिसमें मिलता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। नासत्य मतलब होता है अश्विनी कुमार। अगला बताइएगा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? हाँ, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ, उसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो यह किससे? नहीं, गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से। यवन राजदूत जिसका नाम है होलियोडोरस, ठीक है, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है, इससे हमें भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख में मिलता है? नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है, भारतवर्ष हाथी गुम्फा, भारतवर्ष हाथी गुम्फा। हाँ, बताइएगा अगला, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? हाँ, सहगौरा। क्या नाम है? सहगौरा अभिलेख, ठीक है, दुर्भिक्ष की जानकारी उससे मिलता है। सहगौरा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। संकटग्रस्त में जो है ना रखता था खाद्यान्न को साइड करके, वही वाला। अगला बताइएगा,
सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी अभिलेख से। ठीक है, हून आक्रमण भीतरी अभिलेख, हून आक्रमण भीतरी अभिलेख। अगला बताइएगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य? एरन अभिलेख। ठीक है, सती प्रथा एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। हाँ, भानुगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, शासक का नाम क्या था? भानुगुप्त। अगला, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से? रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख। ठीक है, रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख। अगला बताइएगा, गर्तवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? कश्मीर। हाँ, बुर्जहोम में। ठीक है, कश्मीर के बुर्जहोम में मिला है। क्या मिला है? गर्तवास का नवपाषाणिक पुरास्थल है वो। ठीक है, इनमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ और उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाना प्रचलित था वहां पे, ये प्रथा। अगला बताइएगा, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। ठीक है, हाँ, आहत सिक्के कहा जाता था और इसे साहित्य में करसापन भी कहा जाता था। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। हाँ, पुराण में करसापन। अगला, सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यमन ने। ठीक है, यमन शासकों ने किया था। यमन शासकों ने क्या किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था सबसे पहले। अब बताइएगा महत्वपूर्ण अभिलेख। हम बताएंगे महत्वपूर्ण अभिलेख, आप लोग को बताना है शासक का नाम। बताइएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, खारवेल। ठीक है, कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। बताइएगा, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन। जूनागढ़ रुद्रदामन। ठीक है, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं ना, जूनागढ़ रुद्रदामन। बताइएगा, नासिक अभिलेख। गौतमी बलश्री। ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। बताइएगा, प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। अगला, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर अभिलेख भोज। ठीक है, नरेश भोज। प्रतिहार राजा भोज। प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है। अगला, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। अगला, देवपाड़ा अभिलेख। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में देवपाड़ा विजय सेन। ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन। क्या नाम है? देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। अगला बताइएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से क्या प्रमाण मिलता है? कि वो संगीत प्रेमी था। ठीक है, वो संगीत में प्रेम रखता था। अगला बताइएगा, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुदुचेरी अरिक्कामेड्डू। ठीक है, क्या नाम है? पुदुचेरी के निकट अरिक्कामेड्डू, जिसमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे। अगला बताइएगा कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं कौन शैली में बनते हैं? नागर शैली में। ठीक है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली। वही बताइएगा, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली। ठीक है, उत्तर भारत के नागर शैली, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली। वही बताइएगा, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका क्या नाम पड़ा? वेसर शैली। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? वेसर। मतलब कि दोनों को मिला दिए तो वेसर शैली। अगला बताइएगा, पंचायतन किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली। ठीक है, मंदिर रचना शैली से पंचायतन संबंधित। इसमें क्या होता है? हाँ, 4 मंदिर चारों तरफ रहेगा और बीच में एक मंदिर रहेगा। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण बता सकते हैं पंचायतन मंदिर के उदाहरण? जैसे कंदरिया। ठीक है,
खजुराहो मंदिर नहीं, कंदरिया महादेव जो खजुराहो में है, ठीक है। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो में। बताइएगा ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। ब्रह्मेश्वर मंदिर उड़ीसा। बताइएगा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। बताइएगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। बताइएगा दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश देवगढ़, ठीक है। दशावतार देवगढ़, दशावतार देवगढ़। बताइएगा गोंडेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। एक तो नोट है कि सबसे पहले भारत के संबंध, ठीक है, सबसे पहले भारत का संबंध किससे किससे हुआ था बता सकते हैं? सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से, ठीक है। बर्मा से, जिसको क्या बुलाया था? म्यांमार बुलाया था। अभी क्या बुलाया था? म्यांमार, सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि म्यांमार। उसके बाद मलाया, मलाया को क्या बोला जाता है? स्वर्ण द्वीप, ठीक है, स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया, उसको कंबोज, ठीक है, ये सबसे इसका संबंध था। जावा, इसको यव द्वीप से स्थापित हुआ था इसका संबंध। चलिए, तो इसी शब्दों के साथ टॉपिक समाप्त होता है। अब आइए सर साइंस। जय हिंद साथियों सभी को। जय हिंद सर। चलिए एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और साइंस में आज हम लोग का टॉपिक है सदिश, सदिश और गति एवं वेग। पढ़ के आए हैं सभी को? चलिए, वैश्यवती राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। और वैश्यवती राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि। तो अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण नहीं। वहाँ ऑप्शन में इस तरह भी देगा क्वेश्चन में कि अदिश राशि में केवल क्या होता है? तो परिमाण, दिशा दोनों या दोनों नहीं, ठीक है। तो परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। चलिए बताइए, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। आवेग सदिश राशि। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो जाएगा? सदिश राशि, ठीक है। बल और संवेग चलिए, आयतन अदिश, वेग वेग सदिश, विशेषता व वाला क्या होगा? सदिश। तो बताइएगा विभव अदिश राशि है। विभव क्या है? अदिश राशि है। विभव अदिश राशि है। क्षेत्रफल, घनत्व, दाब अदिश राशि है। तो हम लोग देखें सदिश राशि में क्या क्या गया? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, ये सारे क्या है? सदिश राशि। एक बल आघूर्ण भी आता है, वो क्या है? सदिश राशि है। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी क्या नहीं हो सकता है? शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सदिशों का अदिश गुणनफल किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो डॉट। सदिशों का अदिश गुणनफल अगर बोल दे तो किसके द्वारा सूचित करेंगे? डॉट के द्वारा। जैसे ए डॉट बी, यानी दोनों सदिश रहेगा। कौन कौन बता दीजिए? बल गुना विस्थापन। बहुत अच्छा, बल गुना विस्थापन। तो इसको किससे सूचित करेंगे हम लोग? डॉट से। कब? जब अदिश गुणनफल मांगेगा। वहीं सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस से। सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस से। दोनों बल गुना विस्थापन रहेगा, लेकिन उसको क्रॉस से देगा तो हम लोग जान जाएंगे कि सदिश गुणनफल पूछ रहा है।
चलिए नेक्स्ट बताइएगा, सदिशों का गुणनफल क्या होता है? सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल क्या होता है? सदिश या अदिश। सदिश या अदिश दोनों होता है। चलिए सदिश अदिश का लफड़े खत्म। ठीक। गति और वेग, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो दूरी का सही मात्रक मीटर। दूरी एक कैसे राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का सही मात्रक मीटर होता है। वही विस्थापन एक सदिश राशि है और उसका सही मात्रक मीटर ही होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से क्या होता है? एक के बराबर। एक से बड़ा या एक से बराबर होता है। किसका अनुपात? दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बताइएगा, दूरी और विस्थापन में किसमें केवल परिमाण को दर्शाता है? केवल परिमाण को, दूरी को। किसमें केवल परिमाण, केवल नहीं, किसमें परिमाण और दिशा दोनों दर्शाएगा? तो विस्थापन। दूरी क्या होता है? दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ठीक है, दूरी जो होता है वो धनात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, लेकिन विस्थापन तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कौन? विस्थापन। दूरी धनात्मक और शून्य, नहीं चलेंगे तो शून्य, चलेंगे तो कुछ तो दूरी होगा ही। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है, वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसको अगर थ्योरी में लिखेंगे तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेरी गुड। वेग का स्थायी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कितने प्रकार के? वेग दो प्रकार के। कौन कौन? अंतिम। प्रारंभिक और अंतिम। वेग दो प्रकार का, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक को स्मॉल यू से दर्शाते हैं, वही अंतिम वेग को स्मॉल वी से दर्शाते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ये तो सुन सुन के थक गए ना। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। कहने का अर्थ है v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण को छोटी ए से, स्मॉल ए से दर्शाते हैं। त्वरण का सही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब बताइएगा, एक समान वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वेरी गुड। वेग अगर एक समान है तो त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। एक समान वेग कहने का अर्थ है दो दो दो, तो दो में दो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और किसी को भी जीरो में भाग देने पर जीरो ही होगा। तो वेग एक समान रहेगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है, जैसे 2 है फिर 4 फिर 6, मतलब 2-2 करके बढ़ रहा है, तो एक समान रूप से अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? समान रहेगा। त्वरण समान रहेगा, क्योंकि आप अगर 2 अगर लेते हैं, 2 4 में 2 घटाइए तो वहां भी 2 आएगा। फिर अगर आप 4 से 6 वाला हम कंपेयर करते हैं, 6 में 4 जाएगा, वहां भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो सब में समान बच रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा? एक समान रहेगा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान एक समान रहता है। अगर त्वरण पॉजिटिव में आए तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण ही कहते हैं। पॉजिटिव में आए तो त्वरण ही कहते हैं, लेकिन वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो मंदन। तो पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा? जब प्रारंभिक वेग का मान v का मान ज्यादा रहे, v का मान ज्यादा रहे
तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और v का मान कम रहे u से तो वो हो जाएगा negative। ठीक है, हाँ वही प्रारंभिक और अंतिम। तो अंतिम वेग जिसको भी कहते हैं, अगर वो ज्यादा रहेगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, अगर अंतिम वेग भी अगर कम रहेगा तो आएगा नेगेटिव में। ठीक है, और नेगेटिव आएगा तो मंदन बोलेंगे, पॉजिटिव आएगा तो त्वरण ही बोलेंगे। चलिए गति का समीकरण बताइएगा आप लोग। गति का पहला समीकरण, दूसरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। आप देखिए ये समीकरण कल भी बताए थे, लेकिन आज समीकरण बताने का तात्पर्य है कि हम लोग जब गेंद को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वहां पर g का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कोई वस्तु हम छत पर से गिरा रहे हैं तो वहाँ जी पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये पहला समीकरण में अगर बैठाया जाए कि कोई वस्तु को हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो पहला समीकरण में बैठाएंगे तो क्या बैठेगा, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। इसी तरह तीनों में बैठा लीजिएगा। और वही अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो पहला समीकरण में क्या बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, u प्लस जी टी। यहाँ g गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो फिर इसे अप्रोक्स में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए प्रथम, अगर पूछा जाए कि प्रथम समीकरण से हमें क्या मिलता है या क्या बताता है प्रथम समीकरण, वेग और समय, वेग और समय। यहाँ क्या क्या हम बोले थे, जीरो मान लेना है u और a को। तो पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, तो u और ये हो गया 0 0, तो इधर बचा क्या t और इधर v बचा, तो v वेग और t समय। तो पहला समीकरण में हमें क्या बताया, वेग और समय। दूसरा समीकरण में क्या बताएगा, विस्थापन और समय। तृतीय समीकरण में वेग या विस्थापन या विस्थापन या वेग को बताता है। इतना बार रिवीजन हो चुका कि निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में बैठ गया है कि यही होगा तीसरा में, विस्थापन और वेग। वैसे भी कंफ्यूजन रहेगा तो निकाल लीजिएगा ना। चलिए अब बताइएगा, दो ग्राफ है, विस्थापन और समय का ग्राफ किसको दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, वेग को। और वहीं वेग और समय को, वेग और समय ग्राफ किसको दर्शाएगा, त्वरण को। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर। तो चलिए विस्थापन और समय में आप लोग देखे हुए ग्राफ, तो जो ग्राफ में कोने से सीधे गया वो क्या बताता है, एक समान वेग रहेगा। जो इधर से विस्थापन की ओर से समय की ओर मुड़ जाता है वो क्या बताता है, वेग क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला पर। क्या बताए हम, विस्थापन बटे समय बराबर क्या हो गया, वेग। तो समय बढ़ेगा तो वेग घटेगा, समय बढ़ेगा तो वेग घटेगा, समय घटेगा तो वेग बढ़ेगा। तो विस्थापन की ओर से समय की ओर जाने लगा तो समय की ओर बढ़ने लगा, तो क्या हो जाएगा, वेग घट जाएगा। ठीक है, वहीं विस्थापन समय से विस्थापन की ओर जाने लगा, वेग क्या होगा, बढ़ेगा। पहला हम देखें एक समान रहेगा, दूसरा हम देखें वेग घटेगा, तीसरा में देखें क्या होगा, वेग बढ़ेगा। चौथा क्या बोलता है सर, ये ग्राफ क्या बताता है, चौथा चौथा क्या बताएगा, विराम अवस्था। ठीक है, चौथा विराम अवस्था। और पांचवा जो ये इस तरह का है दिया वो क्या, असंभव, क्या है, असंभव। तो इसी तरह त्वरण में भी है। ठीक है, त्वरण में क्या, अगर समय बढ़ेगा तो उसका त्वरण क्या होगा, घटेगा। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाता है, वेग को। विस्थापन और समय ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाएगा, वेग को। वेग और समय ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाएगा, त्वरण को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है जो कि सारा वही समीकरण पर दिया गया है। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। और आज का टॉपिक छोटा था इसलिए समाप्त हो गया दोनों। ठीक है, तो कल का टॉपिक जो रहेगा, उत्तोलक
न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, उत्तोलक और न्यूटन की गति के नियम। ठीक, और लुसेंट में सर टॉपिक रहेगा प्रयाग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता पूरा समाप्त। ठीक है, और साइंस में क्या बोले, उत्तोलक तथा न्यूटन लॉ। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।